स्वागत है आपका कृष्णा स्टूडेंट रिसर्च सेंटर पर। सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, सफल होएं, अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा रखें। ये हमारा सेशन संस्कृत का है, जिसमें हम 3 पार्ट का अध्ययन करेंगे, पार्ट 1 से पार्ट 3 तक का। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और सिलसिलेवार ढंग से सारे विषय का, सारे सेशन का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप सब लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। शुरू करते हैं सेशन को। ये हमारा आज का सेशन है। संस्कृत का सबसे पहला चैप्टर है, जिसका नाम है मंगलम। शुरू करते हैं इसे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अणु से छोटा कौन है। तो अणु से छोटा आत्मा है। बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो तत्व स्थित है। आगे देखेंगे। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को वश में विद्वान कर लेते हैं। आगे देखेंगे। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो उपनिषद में पर पुरुष का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है। आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है। तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या कठोपनिषद में की गई है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्यो उपनिषद में किया गया है। ईशावास्यो उपनिषद में किया गया है। ईशावास्यो उपनिषद। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना देवलोक में है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो श्वेता स्वतर में है। श्वेता स्वतर में है। श्वेता स्वतर में। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही जैसा है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसकी जय होती है। तो सदा सत्य की जय होती है, सब लोग जानते हैं। ब्रह्मा को परत प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किसमें बताया गया है। किसमें बताया गया है। मुंडको उपनिषद में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, तो मुंडको उपनिषद। आगे देखते हैं। मंगलम कहाँ से संकलित है। मंगलम कहाँ से संकलित है। तो मंगलम उपनिषद से संकलित है। मंगलम उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। परमात्मा मतलब भगवान। महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है। महान से भी महान परमात्मा है। हिरणमयन पात्रेण दृष्टे। यह श्लोक कह रहा हिरणमयन पात्रेण दृष्टे। यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। तो इसका आंसर होगा ये ईशावास्यो उपनिषद है। ये ईशावास्यो उपनिषद है। हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो ये हो जाएगा मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। सत्य का मुंह ढका है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक मतलब कि सांख्य दर्शन को किसने प्रवर्तित किया था। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हो गए। कपिल मुनि। ये हमारा प्रथम पाठ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पाठ में। यह है हमारा दूसरा पाठ, पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब पाटलिपुत्र की वैभव, पाटलिपुत्र का सुंदरता, वैभव, संपन्नता। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था।
पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? तो देखते हैं। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम पाटलीग्राम था। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, नाम में ही वंश छिपा है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना। अच्छा, एक बात समझिएगा, सब लोग कहेंगे इतना हल्का हल्का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा बाबू? ये यही क्वेश्चन आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो कह रहा है कि मध्यकाल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ। आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट का मतलब बहुत ज़्यादा सुरक्षित, बहुत अच्छे हाथों में, बहुत अच्छे से संचालन, तो अति उत्कृष्ट थी। तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? इसका क्वेश्चन बाबू चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, इसका समुद्रगुप्त होगा, गलती से बोला गया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर, फुलपुर, पुष्पपुर। कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर है। पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो किसके काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो ये भगवान बुद्ध के काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो ऑप्शन के अनुसार इसको देखिएगा। पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो ये गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कह रहा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो अंग्रेजों के समय में इसको पटना कहा गया, क्योंकि उन लोगों को पाटलिपुत्र बोलने ही नहीं आता था। संस्कृत शब्द है पाटलिपुत्र। आगे देखिएगा। कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था पटना। आगे देखते हैं। कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का कौन सा नाम है? सॉरी, पाटलिपुत्र, ये 14 नंबर क्वेश्चन। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो कह रहा है पटना का नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में, ठंडा के समय में मनाया जाता था। आगे देखते हैं अगले पेज में। हाँ देखिएगा, अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि कुटनी मतम, देखिएगा ध्यान से। कुटनी मतम या कुटनी मताख्य दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं। कह रहा है कुटनी मतम काव्य के कवि कौन है? कुटनी मतम काव्य के कवि कौन है? तो कुटनी मतम काव्य के कुटनी मतम या कुटनी मताख्य दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो इसके हो गए दामोदर गुप्त। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। पाटलिपुत्र नहीं। देखिए पाटलिपुत्र भी ऑप्शन में है, लेकिन ये नहीं होगा, पाटलीग्राम होगा। आगे देख। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो देखिएगा, कितने वर्ष तक पटना की स्थिति जर्जर रही? तो कह रहा है कि 200 वर्षों तक। आगे देखिएगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत था। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो देखिएगा पाटलिपुत्र लिखिएगा। ऑप्शन में अगर पटना साहिब रहेगा तो पटना साहिब होगा। पाटलिपुत्रम और पटना साहिब दोनों एक साथ नहीं होगा, अलग अलग रहेगा। आगे देखिएगा। आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी है। देखिए कहिएगा इतना हल्का क्वेश्चन आता है तो इतना ही हल्का आता है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है, बिहार की। आगे देखिएगा। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है?
कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर की पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर की चर्चा की गई है? तो इसका ऑप्शन होगा पटना। पाटलिपुत्र की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिख धर्म के गुरु थे। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? तो गोलघर पटना में है। ठीक है, यही सब हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा। मैं जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ सब VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं। आगे देखते हैं, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध और आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। इन्होंने कहा था कि पटना महानगर तो होगा लेकिन हमेशा आग, बाढ़, पानी, रोग इत्यादि समस्याओं से ग्रस्त होगा। आगे देखते हैं, काव्य मीमांसा के रचनाकर कौन है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि काव्य मीमांसा के रचनाकर राजशेखर है। यहाँ का क्वेश्चन देखिए, काव्य मीमांसा के रचनाकर और ये काव्य मीमांसा के रचनाकर कौन है? तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा, दोनों क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। आगे देखते हैं, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। आगे देखिएगा, करा कि ग्रामो महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदह ग्रामो है, यह किनकी उक्ति है? तो यह युक्ति भगवान बुद्ध की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, अध्याय के शुरू में ही किए थे हम लोग। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे, सब लोग अगला चैप्टर देखते हैं, आलस कथा, चैप्टर 3। यहाँ पे गलती से चैप्टर 2 लिखा गया है, ये 3 है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में मानव गुण का वर्णन किया गया है। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो वहाँ के मंत्री थे जिनका नाम था बीरेश्वर, वो भोजन कराते थे। बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नाम के मंत्री मिथिला के राज दरबार में रहते थे। कहाँ के? मिथिला के राज दरबार में रहते थे, मिथिला एक राज्य था। आगे देखते हैं, करा कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? तो कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं है। हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय बाकी नहीं है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? तो बाबू 4 लोग नहीं गए थे क्योंकि सच में वो लोग आलसी थे। आगे देखते हैं।